प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। सेकंड सत्र में सभी का स्वागत है। जो लोग नए आए हैं उनका स्वागत है। शोभा गुप्ता मैडम आ गई हैं बाद में, उनका स्वागत है। नीलम गौर जी आ गई हैं, उनका स्वागत है। केशवती जी आई हुई हैं, गर्मा भारद्वाज जी आई हुई, नीतू जैन जी आई हुई, हमारी प्रमोटर हैं समवाय फाउंडेशन की। और आज की क्लास की जो है सुधा पाठक जी को लेना है और वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। इसके अलावा अन्य जो लोग ज्वाइन किए हैं उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग अब अभी तक बात कर रहे थे आयुर्वेदिक की, उसमें हम लोगों ने ये सब छोटी छोटी वो है मैग्नेटिक थेरेपी, ये सब इनको आप यूज करिए और इनको नातेदार रिश्तेदार जो है वहां तक पहुंचाइए, तभी ईच वन ट्रीटमेंट आप भी तो करिए। ईच वन ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जब नाते रिश्तेदार तो पहुंच जाएंगे। वही बच्चे ये एक कॉपी भेज दीजिए वहां और यहीं से बोल दीजिए कि आप पेज नंबर 38 में ये पॉइंट लगा लीजिए, कोई समस्या बताने वो ऐसे आप लोग करिए। हम लोग अब शेयर कर रहे हैं, चाइनीज पर आ रहे हैं और सुधा जी का पुनः स्वागत और उनको हम लोग क्लास हैंड ओवर कर रहे हैं। सर्वप्रथम अपने क्लास में अरविंद सर को नमन करते हुए सभी सहपाठियों का अभिवादन करते हुए मैं क्लास की शुरुआत करती हूँ। साथियों, आज हमारे क्लास का टॉपिक है लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट। अभी तक हमने ट्रेटाइज 1 में न जाने कितने ही लॉस पढ़े हैं और पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है और जाना है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम रूट एंड फ्रूट के बारे में, लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। वैसे तो सारे पॉइंट्स, सारे लॉस, सारे ट्रीटमेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तभी उसकी पढ़ाई हम थेरेपी के अंतर्गत कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने जाना है कि रूट एंड फ्रूट, लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन नेसेसरी भी है। नेसेसरी इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि अगर कोई बीमारी है तो उसका कोई ना कोई उसका रूट, कहीं ना कोई उसका रूट होगा, और अगर किसी बीमारी का रूट किसी पेशेंट के शरीर में है तो वो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट होकर फ्रूट के रूप में, उसके सिम्टम के रूप में बाहर आएगा, जिसको कि हम लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट के अंतर्गत जानेंगे। और जब हम नाम सुनते हैं रूट एंड फ्रूट का, तो नाम सुनते ही हमें लगता है जैसे हम पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, तो सही भी है। अगर शरीर को हम एक वृक्ष के रूप में या ट्री के रूप में लेते हैं, ट्री के रूप में इमेजिन करते हैं, तो जैसे ट्री के अंदर रूट जमीन के अंदर रहती है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन जो है हमारे शरीर में, उनको अगर रूट माने और उनकी खराबी माने, उनमें कोई प्रॉब्लम आता है और उसका मैनिफेस्टेशन ऊपर में आता है या सिम्टम्स के रूप में आता है, तो वो फ्रूट हो गया। और ऐसे ही अगर रूट जितना स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है, फ्रूट या ब्रांचेज या फ्लावर्स चाहे लीफ उतने ही हेल्दी होंगे। और ठीक इसी तरह से जैसे हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट, इंटरनल ऑर्गन जो सभी सिस्टम्स के रूप में है, ऑर्गन्स के रूप में है, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, जितना स्वस्थ होगा उतना ही हमारे शरीर का फ्रूट यानी आउटर लेवल में जो मैनिफेस्टेशन होगा, वो एक तो मैनिफेस्टेशन होगा नहीं। अगर रूट स्ट्रांग है, रूट मतलब बॉडी का इंटरनल ऑर्गन अगर स्ट्रांग है, तो वो बीमारी के रूप में, रूट एंड फ्रूट के रूप में नहीं आएगा। ये तो बात हो गई हमारे शरीर, नेचर और शरीर के बीच में तारतम्यता की। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो रूट एंड फ्रूट का है, वह हमारे शरीर और नेचर के बीच के कंडीशन को नहीं बताते हुए बीमारी के कंडीशन में लिया गया है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी एक स्थान पर फोड़े, फुंसी, दर्द, ट्यूमर, जलन, घाव, वही तो एरर बता। सॉरी मैम, फोड़े, दाग, चर्म रोग के रूप में प्रकट होती है। उस पर बीमारी का उद्भव होना या ओरिजिन होना, बीमारी कहीं और जाकर हमें परिलक्षित होती है या दिखती है। या हम ऐसे इस कंडीशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां उस घाव का ओरिजिन है वहां उसका रूट है, और जहां वह मैनिफेस्ट हो रहा है अथवा वो जहां दिख रहा है, उसका रूप जहां दिखता है, जैसे कि फुंसी, जैसे बताया मैंने, फुंसी, दर्द, ट्यूमर, जलन, घाव या स्किन के दाग के रूप में, वह उस बीमारी का फ्रूट हो गया।
और ऐसे कंडीशन में अगर हम फ्रूट को देखकर बीमारी के डेप्थ को नहीं समझे और इसका इलाज रूट में ना करके फ्रूट को ही करें तो यह सही नहीं होगा। या यह भी हो सकता है कि हम कुछ टाइम के लिए फ्रूट का इलाज करके बीमारी को कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन जब तक वो अपरूटेड नहीं होगा तब तक वो फिर कुछ समय के बाद रियकर हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वह पहले बार के कंडीशन से ज्यादा भयावह उसकी स्थिति हो, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। इसी को मुझे भी याद है बचपन की एक बात, और मैं समझती हूँ कि सभी लोग से रिलेट करेंगे। जब ये कभी हमें बचपन में फोड़ा होता था या बड़े होने पर भी कभी फोड़ा हुआ, तो जब उसका लास्ट स्टेज, सर किन्हीं का स्पीकर ऑन है, मैं नाम नहीं देख पा रही हूँ। आपका स्पीकर ऑन है। दीपक जी का है। स्पीकर ऑन है। दीपक जी, हेलो हेलो। नहीं सर, अभी चल। हाँ अब हो गया सर। तो मैं बचपन में होने वाले फोड़े फुंसी की बात कर रही थी। जब भी फोड़ा होता था वो बड़े रूप में ऊपर मैनिफेस्ट होता था, और जब हमारी माँ या दादी माँ उसको बैठकर उसको प्रेशर के साथ उसके पस को निकालती थी, तो हमें अभी भी अच्छी तरह से मुझे याद है कि वो तब तक उसको प्रेशर डालते रहती थी कि जब तक कि उसके अंदर का गांठ, जिसको कि रूट बोल सकते हैं या घरेलू भाषा में सब अपने अपने भाषा में कुछ कुछ कहते होंगे, उसको मैं यहाँ गांठ बोल रही हूँ, जब तक वो गांठ न निकल जाए तब तक उसको दबाते रहती थी। चाहे इस प्रोसेस में हम बेहोश ही क्यों ना होने लगे, दर्द इतना ज्यादा होता था कि शायद अगर हम बेहोश भी हो जाते तब तक वो निकालती, जब तक वो गांठ नहीं निकलता था। और बाद में फिर हमें समझाती थी कि अगर ये गांठ नहीं निकलता तो फिर कुछ समय के बाद तुम्हें दूसरी जगह या इससे भी खतरनाक, इससे भी भयावह रूप में तुम्हारे अंदर ये निकल कर आता, इसलिए इसका रूट का निकलना जरूरी है। तो ये तो मैंने ऐसी घरेलू बातें कही जिससे कि सभी रिलेट करेंगे। इसके बाद हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। किसी भी बीमारी का उपचार करने से टेम्पररी लाभ मिलता है। अगर हम किसी बीमारी का ऊपरी तौर पर इलाज करें तो टेम्पररी लाभ मिलेगा, जबकि अगर उसका कारण जानकर उसके रूट का अगर हम इलाज करेंगे तो उसका उस सिचुएशन में उसका परमानेंट सॉल्यूशन होगा। हम सभी जानते हैं कि संतुलित जीवन स्वस्थ जीवन की कुंजी है, जिसने कि मानव के स्वास्थ्य एवं कसरत के बीच में संतुलन हो, आहार में, मौसम में, संभोग में, मनोभाव में संतुलन हो, और ये सारी बातें आती हैं। जब कहीं इन्हीं बातों में असंतुलन हो जाता है तो या आता है कुछ टाइम के लिए या लंबे समय के लिए बना रहता है, तब उस मानव के शरीर में यह बीमारी के रूप में नजर आता है। रोगी के रोग का उसके शरीर में पैठ बनाने को हम 3 तरह से देख सकते हैं। इसमें पहला है रोग का अंदरूनी कारण, जिसके अंतर्गत मनोभाव आते हैं। रोग का बाहरी कारण और मौसम तथा जलवायु का प्रभाव आता है दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सन, व्यक्ति की संरचना, थकावट या अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक कसरत करना, अत्यधिक विश्राम करना, डाइट का इम्बैलेंस होना, ट्रॉमा होना, एपिडर्मिस या संक्रामक रोग का हो जाना, पैरासाइट्स का, पॉइजन का, या रॉन्ग ट्रीटमेंट में देने वाली दवा का साइड इफेक्ट के कारण जो परिस्थिति बनती है। इसके अलावा रेडिएशन, पॉल्यूशन, केमिकल इन फूड में आजकल इतनी मिलावट आती है कि कभी ना कभी केमिकल का सामना होता ही है, इससे भी बीमारी के रूप में शरीर में परिलक्षित होती है। या एलर्जी हो, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज, इन सब के कारण भी बनते हैं, ये भी रूट कॉज बनते हैं किसी भी बीमारी को शरीर में लाने के। अभी तक हमने जितनी बीमारियों से का नाम लिया है उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं रूट से होती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि रूट उसका पैठ जमाता है, फिर वो मैनिफेस्ट होकर बीमारी के रूप में सामने आता है। चाहे बीमारी का नाम कुछ भी हो, लेकिन शुरुआत और इसका मैनिफेस्टेशन इसी रूप में होता है। इसको एक तरह से समझते हैं। अगर फोड़ा फुंसी या दर्द की ही बात करूं तो यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन इसका रीजन है। और इससे अगर मनोभाव को रिलेट करती हूँ बीमारी को, तो इसमें आता है एंगर, जॉय, सैडनेस,
फियर, शॉक, ये सभी रूट कॉज है। अगर इन सारे मनोभाव को हम बीमारी के रूप में लेते हैं तो ऑब्वियसली ये रूट कॉज होंगे और इनका फ्रूट या मैनिफेस्टेशन कुछ ना कुछ होगा। ऐसे बीमारियों में जो कि हमें फ्रूट के रूप में दिखती है, जैसे एंगर से रिलेटेड हमारे अंदर होता है रिजेंटमेंट, रिप्रेस एंगर, एंगर जो दब जाता है, या इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, वायलेंस या भीषण क्रोध, या एंसोमनिया, करवाहट। इस तरह से जब एंगर रूट ऑफ कॉज होता है तो उसका फ्रूट या मैनिफेस्टेशन मानव के शरीर में इस तरह से दिखता है। अगले मैंने बात की थी मनोरोग के बारे में, जो है जॉय। ये तो आश्चर्य की बात है ना कि खुशी, ये भी एक मनोरोग का कारण होता है। तो जी हाँ, अगर ये खुशी अत्यधिक हो जाएगी तो यह हमारे हार्ट पर इफेक्ट करेगा। इससे बहुत टाइम में हमने देखा है कि बहुत लोगों का पल्पिटेशन हो जाता है, एक्सेसिव एक्साइटमेंट होने की वजह से हार्ट पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई गुड न्यूज हमें अचानक मिल जाता है तो कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि माइग्रेन या सरदर्द भी होने लगता है। अगला मनोरोग है सैडनेस। अगर उसकी बात करते हैं तो हम सुनते आए हैं कि चिता चिंता से भली होती है। ऐसे में अगर सैडनेस रूट कॉज है तो इसके फ्रूट या मैनिफेस्टेशंस हैं हार्ट, स्टमक से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है यह सैडनेस की ही देन होती है। अगला है फियर। अगर हम डर की बात करें तो डर का रिलेशन किडनी से होता है। अगर डर अत्यधिक है तो इससे किडनी इफेक्ट होता है। और बच्चे और बड़ों में डर का प्रभाव अलग अलग पड़ता है, जिसमें है बच्चों में बेड वेटिंग या इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, तो बड़े लोगों में फियर की वजह से हार्ट एम्प्टीनेस हो जाता है। इसकी वजह से फेस में, बड़े लोगों के फेस में हीट का फील होना या स्वेटिंग होना, पल्पिटेशन होना, ड्राई माउथ और थ्रोट की बीमारी होती है, जो कि हमें फ्रूट के रूप में दिखता है। अभी तक जितनी भी मनोबीमारी की बात मैंने की, ये सारे रूट कॉज हैं और इनके फ्रूट या मैनिफेस्टेशन इस रूप में हमें नजर आते हैं। इसके बाद अगला है शॉक या ट्रॉमा होता है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर अपने आप ऑब्वियसली बढ़ या घट जाता है, यानी बीपी लो हो जाता है। ये इसी किताब से पढ़ लें, ये इसी किताब से पढ़ लें, कोई और किताब है? सर ये मैंने इसको ना ट्रेटाइज 16 से लिया है। इसमें तो बस छोटा सा एक पेज का है ना, इसको थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया है, रूट एंड फ्रूट से रिलेट किया है। और इसमें शॉक की वजह से इंसोम्निया, लो बीपी, पल्पिटेशन या भूख नहीं लगना जैसी बीमारी मैनिफेस्ट होते हैं। अब अगर इस रूट एंड फ्रूट को अगर बॉडी ऑर्गन से हम रिलेट करें कि हर एक बॉडी ऑर्गन या मेरिडियन जिसमें कि रूट कॉज अगर बॉडी ऑर्गन है तो उसका फ्रूट या मैनिफेस्टेशन या बीमारी किस रूप में हमें दिखती है। इसमें सबसे पहले आता है लंग्स मेरिडियन को मैं लेना चाहूंगी। अगर लंग्स मेरिडियन में प्रॉब्लम आया, मीन्स अगर लंग्स मेरिडियन किसी भी बीमारी का रूट ऑफ कॉज है, तो ऐसे कंडीशन में जो बीमारी इसमें बॉडी में आती है वह होगा चिल्स, ठंड लगना, या फीवर होना, हेडेक होना, इंसोम्निया होना, हाइड्रोसिस होना या सोर थ्रोट होना। अगला है अगर रूट ऑफ कॉज एलाई मेरिडियन है या एलाई ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम की वजह से बीमारी अगर मैनिफेस्ट हो रही है, तो वो बीमारी है लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, कंस्टिपेशन, डिजीनेस, डायरिया, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस एंड इनसफिशिएंट मेंस्ट्रुएशन। अगला मैं बताना चाहूंगी अगर एसटी मेरिडियन रूट ऑफ कॉज है, उसकी वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उसमें जो डिजीज मैनिफेस्ट होगा वो इस प्रकार से हैं। ऑल माउथ एंड फेशियल प्रॉब्लम, जितने भी माउथ के और फेशियल प्रॉब्लम होते हैं वो सारे किस वजह उसके रूट ऑफ कॉज होंगे, एसटी मेरिडियन में कोई भी बीमारी का शुरुआत होना। इसके अलावा है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, जैसे कि जिसमें कि डायबिटीज डिसऑर्डर आता है या लोअर एक्सट्रीमिटी में जो कोई प्रॉब्लम होती है, टूथ एक, ये सारी इसकी वजह से होते हैं। अगला अगर स्प्लीन मेरिडियन रूट ऑफ कॉज है तो ऐसे में जो बीमारी होगी, बीमारी बॉडी में आएगी, वह बीमारी ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगी, स्पाइनल प्रॉब्लम होगी या जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम आती है। किसी भी प्रकार की एब्डोमिनल और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी इसमें शामिल है, जैसे कि स्टमक एक या फ्लैटुएशन।
अगला है हार्ट मेरिडियन। अगर रूट ऑफ कॉज है तो हम सभी जानते हैं कि इसकी वजह से अगर हार्ट में प्रॉब्लम अगर होती है तो उसमें एंजाइना पेन या माइल्ड हार्ट प्रॉब्लम या चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये सभी फ्रूट के रूप में या बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। अगला एसआई मेरिडियन। अगर रूट कॉज है तो इसमें फ्रूट के रूप में स्टिफ नेक, एक्यूट लंबर पेन, कोलिक, कॉन्स्टिपेशन, रिस्ट आर्म पेन के रूप में या बॉडी में मैनिफेस्ट होगा। अगर यूवी मेरिडियन की बात करें, अगर यूवी मेरिडियन को लेते हैं रूट ऑफ कॉज किसी भी बीमारी के बारे में, तो वह दिखता है हमारे बॉडी में जितने भी हेड और नेक की प्रॉब्लम्स हैं या आई प्रॉब्लम है, लम्बेगो, यूरोजेनाइटल डिसऑर्डर, फुट और लेग की जो प्रॉब्लम होती है, ये सभी आती है अगर यूवी मेरिडियन रूट ऑफ कॉज हो। किसी भी बीमारी बॉडी में अगर रूट ऑफ कॉज हो तो ये बीमारियां दिखती हैं। फिर अगर किडनी की बात करें तो किडनी मेरिडियन अगर रूट ऑफ कॉज है तो इसमें मैनिफेस्ट होगा यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम, नी पेन, आर्थराइटिस, नेफ्राइटिस, और किसी भी व्यक्ति में डर का कारण किडनी का कमजोर होना होता है, चाहे विल पावर की कमी। अगर रूट ऑफ कॉज किडनी है तो उसमें इंसान के अंदर एक तो डर होगा, उसके ऊपर वो किसी भी तरह से कभी भी वो किसी भी चीज का उसमें विल पावर की कमी होगी, किसी भी डिसीजन को लेने में वो डर फील करेगा। आगे अगर पेरिकार्डियम की बात करें तो अगर पेरिकार्डियम रूट ऑफ कॉज है तो फ्रूट के रूप में अपीयर होगा बाहरी कारण से, बाहर से आए हुए इन्फेक्शंस, छाती का दर्द, कांख का दर्द, और ऐसे मनुष्य को ऐसे कभी कभी हंसी का दौरा पड़ता है जो रोके नहीं रुकता है, यह भी रूट ऑफ कॉज है पेरिकार्डियम मेरिडियन की। अगला है ट्रिपल वार्मर। अगर रूट ऑफ कॉज ट्रिपल वार्मर है तो वह फ्रूट के रूप में मैनिफेस्ट होगा हेडेक, खासकर टेम्पोरल रीजन में। टेम्पोरल रीजन में होने वाले हेडेक जनरली ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में आने वाले कमी के कारण होता है। ऐसे में होता है कंजक्टिवाइटिस, ईयर पेन, टिनिटस, फेशियल प्रॉब्लम, और जितने भी टाइप के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं, टूथेक, चेस्ट में प्रॉब्लम, अपर और लोअर एब्डोमेन में जो प्रॉब्लम आती है यह इसी की वजह से होती है। अगला जीबी मेरिडियन। अगर रूट ऑफ कॉज जीबी मेरिडियन है तो मैनिफेस्टेशन के रूप में बीमारी उसमें आएगी हर एक प्रकार का, किसी भी प्रकार का सर दर्द, आंख कान मुंह से संबंधित दर्द, शरीर के लेटरल साइड का दर्द, चेस्ट में पेन होना, या गर्दन और बाह की जितनी प्रॉब्लम होगी वह जीबी मेरिडियन में प्रॉब्लम आने की वजह से होगी। फिर आता है लिवर। अगर लिवर रूट ऑफ कॉज है तो इसमें बीमारी में इसमें बीमारी दिखता है कि वो इंसान तेज हवा या आंधी के समय में अक्सर बीमार रहता है, उसमें बीमारी बढ़ जाती है, डिप्रेशन का शिकार होता है, सुबह उठने पर ताजगी फ्रेशनेस नहीं महसूस होती है, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होगा और पैरालिसिस अटैक आ जाएगा, या चाहे उसमें एलर्जी की शिकायत, जनरली एलर्जी की शिकायत बनी रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि हर एक ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी अगर रूट कॉज ये ऑर्गन है या ये मेरिडियन है तो उनमें जो मैनिफेस्ट होगी बीमारी या फ्रूट के रूप में बीमारी आएगी वो ये सारी होगी। इसके बाद अगर हम मेन रूप से लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट की बात करते हैं तो किसी भी बीमारी का उपचार करने के लिए उस बीमारी के जड़ को पहचानने की जरूरत होती है। जैसा कि पहले भी मैंने कहा, अगर हम जड़ को समझ करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वह ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। और ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब ऐसा ही जनरली होता है कि बीमारी फिर लौट करके रिपीट नहीं करती है। इसके बाद इसमें भी अलग अलग स्टेप होते हैं जिससे कि शरीर में अगर शरीर में की स्ट्रांग हो या बाहर के पैथोजेनिक फैक्टर स्ट्रांग हो, ये अलग अलग तरह से बॉडी में बीमारी को लाते हैं। मतलब ये अलग अलग तरह के रूट ऑफ कॉज हो गए जिसमें कि अगर की स्ट्रांग नहीं है या बाहर का पैथोजेनिक फैक्टर ही जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है वही अगर स्ट्रांग हो तो ऐसे में भी क्या होता है, इस बॉडी ये रूट ऑफ कॉज होंगे और हमारा बॉडी बीमार होगा। ऐसे में टोन और सेडेट करने की बातें आती है, या किसी भी रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा आएगा यह सब बताने की बातें आती है। कहने का मतलब अगर किसी भी बीमारी में रोग का इलाज उसके अन्य सिम्टम्स से पहले रूट पर देंगे, उसके सिम्टम्स को नहीं देखकर उसके रूट पर देंगे तो वह ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा और साथ ही वह रीअकर भी नहीं करेगा। यह तो बिल्कुल सही है कि जड़ का इलाज करने से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, पर इसके साथ साथ कभी कभी किसी बीमारी के केस में
इसका उल्टा भी होता है। तो हमें हर एक तरह से बीमारी को जानना चाहिए कि किस समय किस तरह से उसका ट्रीटमेंट देते हैं। इसको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ कि जैसे एंजाइना पेन या ब्लीडिंग का केस हो या इन्फेक्शन हो या ऐसे भी किसी प्रकार के पेन के केस में, अगर एंजाइना पेन की ही हम बात लेते हैं, तो जब एंजाइना पेन होता है तो हम उस किसी भी पेशेंट में एंजाइना का पेन उठता है तो उसका रूट कॉज में जाएंगे तो काफी लेट हो जाएगा। तो ऐसे में जो हमारे सर ने हमें बताया है, हमारे गुरुओं ने जो बताया है कि सबसे पहले जिंक वेल पॉइंट को हम पंचर करेंगे या प्रेशर डालेंगे, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए स्टेबल कंडीशन होगा। फिर उसके बाद जब स्टेबल हो जाएगा तो उसके रूट कॉज को देखकर हम उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में या ब्लीडिंग के कंडीशन में अगर किसी इंसान को नॉर्मल कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर हम ब्लीडिंग का कंडीशन देख रहे, रूट ऑफ कॉज ढूंढने जाएंगे, क्या रूट ऑफ कॉज है, तो इतनी देर में तो बड़ी हेवी अमाउंट में उसमें ब्लीडिंग हो जाएगी, उसकी जान को भी खतरा होगा। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम उसके ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रीटमेंट देंगे। जनरली जहां तक मुझे पता है SP6 इसको प्रेशर डालेंगे जिससे कि ब्लीडिंग रुके। उसके बाद हम रूट ऑफ कॉज को ढूंढेंगे। या इन्फेक्शन के केस में, जनरली UTI के केस में अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके केस में लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है। वो दर्द इतना अनबेरेबल होता है कि उसको टच करना भी मुश्किल होता है। ऐसे में अगर हम रूट ऑफ कॉज को देखेंगे, उसके ये इन्फेक्शन का इलाज करते रहेंगे तो वो दर्द उसका धीरे धीरे जाएगा। ये पेशेंट के लिए मतलब बर्दाश्त के बाहर की चीज होगी। तो सबसे पहले उस दर्द को हम शांत करेंगे और इसके साथ साथ उसमें हम इसका भी इलाज, इन्फेक्शन का भी इलाज उसके बाद दर्द खत्म होने के बाद या साथ साथ हम चला सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में रूट और फ्रूट दोनों का इलाज हम साथ साथ कर सकते हैं। इसके अलावा कई केस में बाहरी लक्षण को देखकर भी रूट ऑफ डिजीज का ट्रीटमेंट देना होता है। और इस कंडीशन में रूट तो प्लांट के रूट की तरह ही इन डेप्थ होता है। किसी भी बीमारी का जो रूट होगा, जैसे प्लांट का रूट इन डेप्थ होता है, जमीन के अंदर होता है, तो बीमारी का भी ऑब्वियसली रूट शरीर के अंदर ही होगा। इसको हमें देखना होगा और ट्रीटमेंट के समय में फ्रूट यानी उसके सिम्टम्स या लक्षण को देखकर जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वह इफेक्टिव होगा। जैसे किसी भी फल को देखकर या पत्तियों को देखकर हम उस पेड़ के कैटेगरी या किस फ्रूट का या किस पत्ते से रिलेटेड ट्री है यह जानते हैं, वैसे ही बाहरी लक्षण को देखकर भी यह किस ऑर्गन की बीमारी है इसको जान सकते हैं और उसका हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसे में जब किसी रोग का या किसी बीमारी का रूट ऑफ कॉज एक हो और उनका अभिव्यक्ति या मैनिफेस्टेशन अलग अलग होता है, कई अगर होता है, रूट कॉज एक है और उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग आता है, तो इस कंडीशन को जानकर भी हम उसको ट्रीट करेंगे तो ऐसे में उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है। जैसे कि अगर किसी मरीज की हम बात करें, चलिए अगर लेडीज की हम बात करते हैं, तो अगर उसमें स्प्लीन की डिफिशिएंट है तो इसकी वजह से सिर्फ कोई एक ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्प्लीन की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। इसमें अलग अलग तरह के मैनिफेस्टेशंस होंगे जिसको कि हमें देखना पड़ेगा। अगर स्प्लीन की डेफिशिएंट है तो इसकी वजह से उस लेडीज में एडिमा या उस पेशेंट में एडिमा की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्प्लीन बॉडी फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। और साथ ही उसमें डिफिशियंसी ऑफ ब्लड भी होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्प्लीन की ब्लड के फॉर्मेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रूट ऑफ कॉज तो एक हो गया स्प्लीन की डिफिशियंसी, लेकिन उसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो हमें एडिमा के रूप में और एनीमिया बोल सकते हैं या डिफिशियंसी ऑफ ब्लड के रूप में नजर आता है। आगे दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि रूट ऑफ कॉज एक से अधिक हो और साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन या फ्रूट भी एक के साथ साथ अधिक हो। इसका कारण होता है लाइफ में अगर अलग अलग टाइम पर अलग अलग कारणों से किसी भी पेशेंट में अलग अलग तरह के रोग हो और कुछ समय के पश्चात थोड़ी देर के लिए वो बीमारियां शांत भी हो जाए, लेकिन कुछ समय के बाद वो एग्रीगेट होकर के फिर एक साथ आ जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि रूट कॉज भी अधिक है और उसके मैनिफेस्टेशन भी अधिक होंगे। तो ऐसे कंडीशन में इनके उपचार के लिए सभी रूट ऑफ कॉज को हमें ध्यान में रखना होगा, तब उसका इलाज कारगर हम दे सकते हैं। जैसे इसको समझते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को चोट के कारण कहीं पर घुटने में दर्द हो रहा हो और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट करने की वजह से वो दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद, दर्द के ठीक हो जाने के कुछ समय के बाद, जब उसी दर्द वाले स्थान पर टखने में या घुटने में दर्द के स्थान पर बाहरी ठंड या बाहरी नमी का आक्रमण होता है, तो इस वजह से जब ज्वाइंट में दर्द एक बार फिर से शुरू हो जाता है, तो ऐसे में पहली बार के चोट लगने से जो दर्द हुआ वह स्टेग्नेशन ऑफ की वजह से हुआ, और दूसरी बार जब बाहरी ठंड की वजह से दर्द हुआ
जिसको कि एक्सटर्नल कोल्ड या ह्यूमिडिटी की वजह से अगर दर्द हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि रूट ऑफ कॉज 2 हैं और इसका मैनिफेस्टेशन पहली बार के बाद जब दूसरी बार आया तो वो भी 2 तरह के दर्द के रूप में आया। तो ऐसे में हम दोनों रूट ऑफ कॉज को जान करके उसको ट्रीटमेंट देंगे और दोनों ही तरह की बीमारी में उसका सही अगर असर होता है तो यह इफेक्टिव इफेक्ट आता है, ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह से तीसरा कंडीशन है रूट और मैनिफेस्टेशन कोइंसाइड अगर होता है, यानी रूट और फ्रूट दोनों ही का ही एक रूप में होना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर लीवर की बाधित होती है तो स्टमक तथा स्प्लीन दोनों प्रभावित होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, पहले भी हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है। तथा यहाँ रोगी को जब उसमें स्टमक लीवर की स्टेगनेंट होती है तो ऐसे में रोगी को डकार, खट्टा पानी आना, अफरा मतलब गैस की प्रॉब्लम होना, उल्टी इत्यादि की शिकायत होती है और साथ साथ स्प्लीन की स्टेग्नेशन से उसको पतला दस्त भी होता है। तो इसके निदान में किसी एक को ही हम नहीं ट्रीट करेंगे, इसमें हमें दोनों रूट ऑफ कॉज को लेना होगा, तभी जाकर इतनी सारी बीमारियों पर उसका इफेक्टिव असर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लीवर की स्टेग्नेशन को ट्रीट करना होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे शरीर में जितने भी बीमारी आती है, किसी भी स्वस्थ मनुष्य के अंदर जितनी भी बीमारी आती है उसके रूट ऑफ कॉज होते हैं, यह एकदम एसेंशियल है कि होंगे ही। हाँ, ये हो सकता है कि एक के बदले 2-3 रूट ऑफ कॉज हो और उसी तरह से मैनिफेस्टेशन भी या फ्रूट भी उसके एक हो सकते हैं या अलग अलग तरह के मैनिफेस्टेशन या फ्रूट या सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके बाद हम अपने ट्रीटाइज 1 में पेज नंबर 55 के अंदर जो लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट है उसको देखते हैं। इसमें हमें एक चार्ट के माध्यम से इस चैप्टर को समझाया गया है, जिसमें सबसे पहले मेरिडियंस का नाम है, फिर बीमारी का स्थान जहां वो दिख रहा है और लास्ट में है रूट ऑफ कॉज या जड़ का स्थान, कहाँ उसका स्पेस ऑफ रूट है, कहाँ उसका रूट कहाँ है बीमारी का। सबसे पहला इसमें नंबर आता है यूरिनरी ब्लैडर का, जिसमें पॉइंट है UB1, जो आंख के अंदर का, आंख के अंदरूनी कोना आता है, नाक के साइड से अंदरूनी कोना आता है। अगर यहाँ पर कोई बीमारी हमें दिख रहा है तो इसका रूट ऑफ कॉज है हमारा UB मेरिडियन में UB59, जो कि पैर के बाहरी गट्टे से 4 अंगुल ऊपर होता है। इसके बाद आता है गॉल ब्लैडर मेरिडियन में SI19, जो कि कान के पास होता है। इसमें होता है पैरोटिडिटिस, और अगर ये बीमारी का स्थान SI19 है तो ऐसे केस में अगर उसका जड़ होगा, रूट ऑफ कॉज होगा GB43 और GB44। यह पैर की उंगलियों पर पाया जाता है। अगला है स्टमक, ST9, जो कि गले पर है, और ST4 जो कि मुंह के बाहर हमारे दोनों लिप्स के आउटर साइड में होता है। तो ऐसे में बीमारी का रूट होगा ST45, जो कि पैर की दूसरी उंगली के नाखून के पास पाया जाता है। अगला है स्प्लीन मेरिडियन में, इसमें बीमारी का स्थान है UB20, जो कि थोरेसिक 11 और T12 के पास है, और इसके अलावा है CB23, जो कि हमारे थ्रोट के पास है। और इसमें बीमारी की जड़ का रूट होगा SP6, पैर के अंदरूनी गट्टे की तरफ 4 उंगली ऊपर है। अगला है किडनी मेरिडियन में UB23, L2 L3 नंबर 2 और 3 के बीच में है। इसका रूट होगा, बीमारी हमें दिखेगी यहाँ पर UB23 पर, और इसका रूट होगा K8, पैर के अंदरूनी गट्टे की तरफ 3T सुन ऊपर, गट्टे से 3T सुन ऊपर। उसके बाद आता है लीवर मेरिडियन, जिसमें की बीमारी हमें दिखता है UB18, T9 थोरेसिक 9 और थोरेसिक 10 के बीच में, और यह इसका रूट होगा हमारे लीवर 4 पर, जो कि पैर में पाया जाता है। अगला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में, बीमारी का स्थान है UB2, आंख के ऊपर भौं के पास, और SI, और इसका रूट होता है SI6, कलाई से एक अंगूठा ऊपर। उसके बाद है ट्रिपल बार्बर मेरिडियन, जिसमें कि बीमारी की जो जगह है, जो मैनिफेस्टो से जो हमें बीमारी दिखेगा वो है TW23, कनपट्टी पर भौं के बाहर है, और इसका जो रूट होगा वो होगा TW3, जो कि हमारे हाथ में पाया जाता है। अगला मेरिडियन है लंग्स मेरिडियन,
लंग्स मेरिडियन में बीमारी का स्थान है। बीमारी जो हमें दिखेगी वो LU1 जो कि छाती पर है, कॉलर बोन के जस्ट नीचे, और बीमारी का जो जड़ है या रूट है वह LU9 कलाई पर हमें दिखती है। उसके बाद है हार्ट मेरिडियन। हार्ट मेरिडियन में जो बीमारी की जगह है जो हमें दिखाई देगी बीमारी, वह है UB15 T5 T6 के पास, और वो जो उसको इस बीमारी का जो जड़ है वह कलाई पर है, TH7 पर। अगला मेरिडियन है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में P1 है बीमारी का जगह, जो कि आर्मपिट के बगल में वक्ष के बाहरी तरफ पाया जाता है, और वह इस बीमारी का जो रूट है वह रूट है P6, कलाई से 2 गुण ऊपर। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, LI20 नोस्ट्रिल के बाहर, और ये बीमारी जो हमें दिखेगी वह है LI11 एल्बो फोल्ड पर, या LI14 एल्बो फोल्ड से 7 गुण ऊपर। आगे आता है गॉल ब्लैडर मेरिडियन, जिसमें बीमारी का स्थान है ST12 से आर्मपिट तक, लार्ज एबेकस और स्वेलिंग अराउंड TW16 तक, और इसका रूट है GB41। अगला मेरिडियन है किडनी मेरिडियन में जो बीमारी दिखने का स्थान है टेस्टिकल ST30 तथा इसके नीचे, और UB1 के साथ रेड आइज, UB1 जो आई के कॉर्नर में होता है वहां पर बीमारी दिखेगा, रेड आई के रूप में, आंखें लाल हो जाएंगी, इस रूप में बीमारी दिखेगी, और बीमारी का रूट जो होगा वो है K6, किडनी 6 पर या K8 पर। इसके बाद है लास्ट है यूरिनरी ब्लैडर, UB1 में है, इसका बीमारी का स्थान है, दिखेगा लेफ्ट साइड, UB1 के लेफ्ट साइड में, और इसका रूट होगा UB62 राइट साइड में। और जब UB1 राइट साइड में बीमारी की जगह होगी, बीमारी हमें दिखेगी, तो ऐसे में UB62 लेफ्ट साइड में हमें वह बीमारी का रूट ऑफ कॉज होगा, बीमारी वो हमें वहां दिखाई देगी। तो इस तरह से हमने अभी तक देखा है लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट को। इस तरह से छोटे सेंस में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हमारे ट्रेटाइज 1 में ही पेज नंबर 71 में, नहीं 71 में, पेज नंबर 71 में एक छोटा सा टॉपिक है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन। इसके बारे में आइए हम कुछ जानते हैं। स्प्रेन यानी मोच, गाय बगाए, उठते बैठते, चलते फिरते, हम सभी को कभी ना कभी इस चीज से 2-4 होना पड़ा होगा, सबको इसका एक्सपीरियंस होगा। और जब ये अब हमारे बॉडी के अलग अलग स्थानों पर जब लगता है, आता है, स्प्रेन का असर होता है, तो उस समय किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह से पॉइंट को इसमें हम ऐड करेंगे, उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हम सभी जानते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, मूंछ कभी भी किसी भी तरह से, या किसी भी मतलब कभी कोई डांस करता रहा, कभी कोई चलता रहा, तेजी में भागता रहा, दौड़ता रहा, खासकर एथलेटिक्स को या प्लेयर्स को बहुत तरह से इस तरह से स्प्रेन से 2-4 होना पड़ता है। इसमें होता है एक्यूट पेन होता है, अनबेरेबल पेन होता है। और जब एक्यूट पेन है, अनबेरेबल पेन है, इसका कारण होता है वहां पर एनर्जी का हाई हो जाना, की का हाई हो जाना। तो इसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं जनरली सबको हम सेडेट करते हैं। इनफैक्ट इसमें एक पॉइंट ऐसा भी आता है जो कि टोनिफिकेशन पॉइंट है, फिर भी ऐसे केस, स्प्रेन के केस में उस पॉइंट को भी हम सेडेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बॉडी में, जब मोच का स्थान अगर गर्दन में हो, तो ऐसे कंडीशन में हम किस किस पॉइंट को लेते हैं ये जानते हैं। अगर मोच का स्थान शरीर में गर्दन हो, तो ऐसे में हम UB10 और SI3 को प्रोटोकॉल के रूप में लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को सीडेट करते हैं। तो इसमें हम एक एक पॉइंट के बारे में, एक एक लाइन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। इसमें UB10 सबसे पहला पॉइंट है। UB10 यह मेडुला ऑब्लिंगेटा का पॉइंट है, जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट है, और विंड और ह्यूमिड विंड के कारण जो दर्द होता है उसमें इसको ट्रीट करते हैं। और गर्दन में होने वाले स्प्रेन में दूसरा पॉइंट है SI3। SI3 ड्यूडेनम और ड्यूडेनम फ्लेक्सर का स्पेसिफिक पॉइंट होता है। वैसे तो यह, जैसा कि मैंने बताया, वैसे तो ये SI3 टोनिफिकेशन पॉइंट है, बट एक्यूट पेन के कंडीशन में, जहां पर अनबेरेबल दर्द होता है, एनर्जी हाई रहती है, ऐसे कंडीशन में इसको हम सेडेट करते हैं, सिर्फ स्प्रेन या मोच के केस में। अगला है जब हमारे शरीर में कंधे में
मोच आता है। तो ऐसे केस में हम जो पॉइंट लेते हैं उसमें आता है GB21 और LI15। तो GB21 के बारे में एक लाइन बताना चाहूंगी। यह कंधे का जिंगवेल पॉइंट है और इसका उपयोग कंधे के दर्द में करते हैं तथा गॉल ब्लेडर का यह टेस्टिंग पॉइंट भी होता है। इसके साथ साथ कंधे में मोच का दूसरा पॉइंट है, मोच में ट्रीटमेंट का दूसरा पॉइंट है LI15। यह शोल्डर जॉइंट के ट्रीटमेंट का स्पेसिफिक पॉइंट होता है। अगला हम देखते हैं, जब हमारे शरीर में कोहनी में अगर स्ट्रेन आता है तो ऐसे कंडीशन में जो हम पॉइंट लेते हैं वह है LI11 और LI4, जिसमें LI11 एक होमोस्टेटिक पॉइंट है। शरीर के टेम्परेचर को, फ्लूइड को और इंटरनल ऑर्गन को यह कंट्रोल करता है। और कोहनी में स्ट्रेन के लिए जो दूसरा पॉइंट हम लेते हैं उसमें आता है LI4। इसके बारे में, LI4 के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कितनी बार हमारे क्लास में चर्चा हुई है कि एक बहुत ही इफेक्टिव एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक पॉइंट है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, सिर्फ कोहनी में स्ट्रेन की वजह से जो दर्द हो रहा है उसके लिए ही नहीं, शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो तो जनरली इसको हम लेते हैं और स्ट्रेन के केस में इसको हम सेडेट करते हैं। अगला है, जब रिस्ट में हमारे स्ट्रेन आता है तो रिस्ट में स्ट्रेन के केस में हम जो पॉइंट लेते हैं उसमें है TW4 और TW5। तो TW4 यह एक स्पेसिफिक पॉइंट है डिस्टल पोर्शन के, रिस्ट के डिस्टल पोर्शन के लिए यह एक स्पेसिफिक पॉइंट है तथा रिस्ट के मसल्स को या नर्व्स को यह टेंशन मुक्त रखता है, तनाव मुक्त रखता है। और रिस्ट में स्ट्रेन का दूसरा पॉइंट है TW5। यह कमजोर होती कोहनी, अगर किसी की कोहनी कमजोर हो रही है और ऐसे कंडीशन में उस कोहनी को उठाना भी अगर उसके लिए मुश्किल हो रहा हो तो उसके उपचार के लिए यह एक बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। अब आगे आते हैं, कलाई में अगर हमें स्ट्रेन हो तो ऐसे में हम कलाई की तो बातें कर ली। अब अगर जांघ में अगर हमें स्ट्रेन आता है तो ऐसे में जो पॉइंट लेते हैं वह है GB30 एंड GB34। इसमें GB30 को हम जंपिंग सर्कल के नाम से भी जानते हैं। GB30 पॉइंट जो हमारे बॉडी में है, गॉल ब्लैडर 30 पॉइंट, इसको हम जंपिंग सर्कल के नाम से जानते हैं और इस पर ट्रीटमेंट देने से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी होती है, स्ट्रेन में छुटकारा मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है, इस पर ढंग से ट्रीटमेंट देने से डांसर को अगर इस जगह पे, जांघ पे अगर स्ट्रेन आता है तो जल्दी ही उसमें लाभ आता है, वो फिर पुनः अपने काम में या डांस के ये में लौट आता है। अगला है GB34। GB34 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट जो हमारे बॉडी में है उसमें से एक पॉइंट है और यह मांसपेशी, मसल्स या नर्व्स के उपचार का स्पेशल पॉइंट है। अब अगर यही स्ट्रेन घुटने में हो तो उसके लिए जो हम पॉइंट लेते हैं वह है ST35 और ST44, जिसमें ST35 को हम जानते हैं नी जॉइंट के उपचार का स्पेशल पॉइंट है क्योंकि नी पर ही पाया जाता है। और दूसरा है ST44, यह भी एक LI4 की तरह यह भी एक गुड एनाल्जेसिक पॉइंट है, मीन्स दर्द में इसको हम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। इसके बाद आता है टखना। अगर टखने में अगर हमें स्ट्रेन आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में जो हम पॉइंट लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए उसमें आता है 4 पॉइंट्स हैं ST41, 3 पॉइंट हैं ST41, GB40 और UB60, जिसमें GB40 यह एक्जिला का स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर कांख में सूजन हो या गांठ हो तो इसके इलाज के लिए यह एक स्पेशल पॉइंट होता है। टखने के स्ट्रेन के साथ साथ यह इसके इलाज में भी बहुत ही यूजफुल होता है। अगला है UB60। यह स्पेशल UB60 को हम स्पेशली साइटिका के पेन के लिए यूज करते हैं और इसको कहा भी जाता है साइटिका पॉइंट। पैरों के नर्व्स के सप्लाई को ठीक करता है। ऐसे में अगर टखने में दर्द, स्ट्रेन आता है तो इसको अगर यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। अब अगला पॉइंट है कमर में अगर स्ट्रेन आ जाता है। कमर में स्ट्रेन के लिए हमारे पास 4 पॉइंट हैं, जिसमें है GB28, UB54, SI3 और UB52, जिसमें GB28 बेल्ट रीजन के इलाज का स्पेसिफिक पॉइंट होता है और उसके बाद UB54 यह लोअर बैक पेन के ट्रीटमेंट का स्पेसिफिक पॉइंट है और एक्यूट डिसलोकेशन और ऑफ हिप, जब अचानक ही हिप का डिसलोकेशन हो जाता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल पॉइंट होता है। इसके साथ साथ एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ एंकल जॉइंट का भी स्पेसिफिक पॉइंट है यह।
इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है SI3, जिसके बारे में अभी जैसे मैंने पीछे बताया था। फिर अगला पॉइंट है, अगर कमर में स्प्रेन आता है तो उसका अगला पॉइंट है UB52। यह लोअर एक्सट्रीमिटीज के ट्रीटमेंट का स्पेसिफिक पॉइंट है। फिर अगर लास्ट में है लंबर सेक्रल रीजन में अगर स्प्रेन आ जाता है तो ऐसे में जो हम पॉइंट लेते हैं वह चार है। इसमें है GB34, UB57, UB58 एंड UB60, जिसमें GB34 के बारे में बताया कि ये 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में एक आता है। अगला पॉइंट है UB57। यह पिंडली के दर्द के लिए एक स्पेशल पॉइंट है और इस बिंदु को पिंडली का मध्य भी कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास UB58। इस बिंदु का नाम, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, पहले भी क्लास में चर्चा हुई थी कि इस बिंदु को हम उड़ता हुआ यांग कहते हैं। पांव की उंगली में अगर दर्द हो, पिंडलियों में की मांसपेशियों का तनाव बना रहता हो, जिसकी वजह से मोड़ने में दिक्कत आती हो, तो इस केस में अगर इस पर ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है UB60, जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने बताया था कि यह साइटिका पॉइंट कहलाता है। और ऐसे समय में पैर से रिलेटेड या लोअर एक्सट्रीमिटीज में अगर इसको हम यूज करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, इस पॉइंट को सेडेट करते हैं, तो स्प्रेन में जो लंबर सेक्रल रीजन में जो स्प्रेन आता है उसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। इसके बाद जो अरविंद सर ने जो मुझे क्लास में बताया था स्प्रेन के ट्रीटमेंट का जो जनरल इलाज या इसको ध्यान रखने वाली बात है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सर ने बताया था कि स्प्रेन के इलाज में राइस, RICE, इस एक वर्ड को आप लोग भी लिख लीजिए, जो कि आपको भी बाद में या कभी भी घरेलू इलाज के तौर पर भी काम आएगा। तो स्प्रेन के इलाज में राइस एक अत्यंत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें आता है R फॉर राइस, R फॉर रेस्ट, आइस, कंप्रेस एंड एलिवेट। अगर कहीं पर भी हमें स्प्रेन आता है, मोच आता है, तो ऐसे में सबसे पहले पेशेंट के बॉडी के उस पोर्शन को हम रेस्ट वाले मोड में ले जाएंगे, रेस्ट वाले कंडीशन में रखेंगे, फिर वहाँ आइसिंग करेंगे। उसके बाद आइसिंग करने के बाद उस जगह को कंप्रेस करेंगे, दबाव डालेंगे हल्का, जिससे कि वो बर्दाश्त कर सके। और सबसे लास्ट में उसको हम थोड़ा उठा करके उसके पैर को अपने बॉडी का जो पोजीशन होता है उस पोजीशन से हल्का उठाकर इलेवेट करके उसको रखेंगे, जिससे कि उसको बहुत ही आराम मिलेगा। और उसके बाद फिर हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स तो हैं ही, बॉडी के जिस पोर्शन में स्प्रेन आया है उस पोर्शन में इस तरह से हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि पेशेंट के दर्द में या स्प्रेन के कंडीशन में बहुत जल्दी ही सुधार आएगा। तो इस तरह से हमारा लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट और स्प्रेन का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। सर टाइम हो गया, अगला टॉपिक लेना है या छोड़ यहीं रहने दो सर? नहीं, टाइम तो हो गया। ठीक है सर। तो इससे रिलेटेड को कुछ अगर पूछना हो तो। ऐसा है, 3-4 दिन पहले मेरा जो राइट थंब का कफ जॉइंट है वो उठा हुआ था, दर्द नहीं था, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा मसाज कर दी तो काफी दर्द होने लगा। आई से भी मैंने शिकायत की, रेस्ट भी किया है, उसको दिया ऐसा कुछ, लेकिन दर्द अभी भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। राइट थंब कफ जॉइंट। मैम ये सिर्फ राइट, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, राइट थंब कफ जॉइंट की बात नहीं है। हो सकता है उस जगह पे आपको हल्का फुल्का अनइजी लग रहा हो तो आपने कुछ ज्यादा ही उसमें प्रेशर लगा दिया होगा, जिसकी वजह से भी कभी कभी ऐसे होता है। ज्यादा ही प्रेशर लगा दिया तो उसके बाद दर्द शुरू हो गया और 4-5 दिन। तो वहाँ के मसल्स इफेक्टेड हुए होंगे ना, तो 1-2 दिन सेटल होने के बाद तो फिर एज यूजुअल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि तो आपके दर्द में कोई अंतर नहीं आया है? बहुत कम है मैम, वो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है सर, जहां तक मुझे लग रहा है सर कि वो कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाली है, 1-2 दिन के बाद वो अपने आप नॉर्मल होने लगेगा। कई दिन हो गए मैडम, 3-4 दिन हो गए, प्रेशर तो ज्यादा डाला उठा हुआ लगता था, पेन नहीं था। तो उस दिन से मतलब आइस भी मैंने लगाई है, बचाया है किसी काम करने से, लेकिन दर्द अभी भी है। देखिए, एक तो जो मेरे समझ में आ रहा है, तो एक तो जो आप कर रही थी, तो राइस वाइस आपने सब किया, वो राइसिंग भी किया, आपने कहा आइसिंग भी किया ना? हाँ, आइसिंग पानी से किया, वो भी किया, वो सब हो गया। तो अब तो 7 दिन, अगर 7 दिन हो गए हैं
तो ये अब 7 तो नहीं हुए हैं, 4 दिन हो गए हैं लगभग, 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए, तो कोई बात नहीं। तो अब आइसिंग करने से कोई बहुत फायदा नहीं है, आइसिंग तो शुरुआत में होती है। तो एक तो दर्द के लिए LI4 LI4 को सेडेट करना, हाँ, यस। LI4 सेडेट करिए, एक तो पहला पॉइंट ये। जी दूसरा जो है मेरे हिसाब से राइट हैंड के लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में राइट हैंड है, तो राइट हैंड में हम लोग फिंगर नंबर 5-6 लेते हैं आयुर्वेद में। तो 5-6 में मतलब आपका आएगा ये आएगा, राइट वाला है तो 5 नंबर आएगा। जी तो फिंगर नंबर 5 में आप जो है ये आपका अंगूठे पे आ रहा है ना, तो अंगूठे पे आ रहा है, तो अंगूठे में आप करिए 7th 8th 9th 8 या 9, 8-9 स्पाइरल या 8-9 वर्टिकल। जी 8-9 वर्टिकल में 4-5 sedate, 3-6 टोन, 0 टोन, 9 sedate। जी ठीक है, आई विल डू, थैंक्स। तो ये हो गया। तो दो तरीके ये आपके हो गए। सर्कुलेशन में हम सोच रहे हैं कि सर्कुलेशन बढ़ाना चाहिए उसका, और आपको ठंड मतलब दर्द से राहत मिले, सर्कुलेशन बढ़े। अब जो जब ये ठीक अगर ना हो, अगर ये ठीक नहीं होता है, तब हम लोगों का ध्यान जाएगा नर्व पर। अभी हम नर्व पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नर्व को तो एंटी मतलब जो है ना, एंटी मेरिडियन 0 नंबर को मैं 2 नंबर को मैंने सीडेट भी किया था एक दिन। YNM में, हाँ YNM में, YNM में 2 नंबर को नहीं सॉरी, 1 को सीडेट किया था। सर पहले इनको LI4 ST44 जो एनाल्जेसिक पॉइंट है, इसको सेडेट करके देखना चाहिए। हाँ वो भी करिए। ठीक है, ST44 नहीं किया, LI4 को किया है। LI4 ST44 को भी मैम। ST44 हाँ जी, जो हाथ में आया है ना, ST44 है। यस सर, इसमें है ना एनाल्जेसिक पॉइंट। हाँ एनाल्जेसिक है, ST44 दोनों से डेट करिए, तो एनाल्जेसिक हो गया। दूसरा सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए। देखिए हो सकता है कभी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, रुक गया हो। जी अगर ये नहीं होता, तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपने ND में लगाया है ना, ND में कौन सा लगाया है मैडम? एंडी वाला जो है ना उंगली में ही तो है, पाम के पीछे है ना। नहीं तो पॉइंट कौन सा लगाया है? 1 नंबर सीडेट किया। अच्छा 1 नंबर लगाया आपने, तो 1 नंबर, हाँ 1 नंबर पे तो आएगा, वैसे 1 नंबर आएगा। लेकिन 1B भी तो लगाइए, वो भी तो CMP पॉइंट जरूर लगाइए। ठीक है, CMP लगा। हाँ 1B जो है 1B सीडेट, शुरू में सीडेट कर लीजिए, लेकिन देखिएगा उसमें फायदा ना हो तो टोन कर लीजिएगा, जी। क्योंकि ND है ना। चार ही लगा लूं, मेथी दाना। हाँ मेथी लगा लीजिए, मेथी लगा सर लीजिए। यहाँ टोन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया ना। सेडेट तो तुरंत होता है, एक्यूट उसमें कर देते हैं। नहीं वो किसमें टोन करना ना। हाँ टोन करने से, हाँ टोन हम कहीं भी कह रहे हैं कि पहले सीडेट कर लीजिए, कोशिश करिए, देखिए अगर वो ना हो, तुरंत मालूम पड़ जाएगा इफेक्ट उसका। अगर नहीं होता तो फिर आप टोन करिए, क्योंकि एंटी मेरिडियन है, वो टोन करनी चाहिए। तो सब मतलब वो भी तो कहीं रुकावट हो मान लीजिए तो, लेकिन बाद अभी मत करिए, अभी पहले 4-5 सीडेट वाला करिए। जी 4-5 वाला करना है, ST44। पहले ये प्रॉब्लम जो है, अगर बहुत पेन नहीं है तो बेरेबल पेन है, तो ये हमारा सर्कुलेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो इसलिए 4-5 सीडेट 3-6 टोन करिए। जी ठीक। और हाथ, ये उंगली वाला जो आएगा लास्ट में आएगा, हाथ में आएगा, तो HB1 में मिल जाएगा हाथ का वो, लेकिन फिर भी वही 8-9 में आना चाहिए, ये वाला 8-9 में। हाँ जी 8-9 लिखा है मैंने, मैं करूँ। तो इसमें ये हो जाएगा। और ये नहीं सॉल्व होता तब फिर नर्व पे जाना चाहिए हम लोगों का ध्यान। ठीक है, ओके। तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करें। देखिए बहुत विस्तार से जो है सुधा मैडम ने बहुत विस्तार से बताया है, और लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट का कंसेप्ट समझाया है कि आपको देखिए, हम लोग जब आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आना धीरे धीरे आ जाएगा कि कहीं पर कोई चीज बीमारी है
उसका मैनिफेस्टेशन कहीं हो सकता है। बहुत से पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी देखिए बैकशू पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी तो बता रहा है कि अलार्म कहीं और दे रहा है। ये शरीर का अपनी विशेषता है कि जो भी कहीं अंदर अंदरूनी भाग में होता है मैनिफेस्टेशन बाहर जरूर होगा, बिना उसके संभव ही नहीं है कोई भी। क्योंकि चिकित्सा भी हम लोग आयुर्वेद में पढ़े, रूप हम लोग रूप पढ़ा ना, फिर पहले पूर्व रूप फिर रूप, तो ये सब वो कंटिन्यूएशन में वैसे ही है। वैसे ही चाइनीज में भी है कि वो बताते हैं, ये जो हमारा एक अलग से है, ये रिसर्च वर्क है वर्चुअली, ये रिसर्च वर्क है चाइनीज का ही, कि उन्होंने एक पॉइंट को देखा और कहा कि उसका, क्योंकि अंदर से मेरिडियन मिली हुई है। अब आप इसको और आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरिडियंस मिली हुई है। कैसे मेरिडियंस मिली हुई है? कोई किसी से जुड़ा हुआ है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। अब वो कनेक्टिंग पॉइंट हो तो नेचुरली उसको प्रभावित कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये पॉइंट हो। बहुत से पॉइंट आपको आप में यहाँ है, आपको लग रहा है उसी पॉइंट पे आप दे रहे हैं, जबकि फर्स्ट एंड लास्ट का पॉइंट हो सकता है, लेकिन नहीं, उनका 59 पॉइंट कर दीजिए। तो इस तरह उसको यूज करके देखिए, ये किताब में लिखा हुआ है। और जो लेक्चर सुनिएगा तो अगर उसको नोट कर ले तो ये कई चीजें कंसाइज है। जैसे आप बताया ना कि ट्रिटाइज 16 का भी लिया हुआ है, ये खेमका सर ने जो किताब लिखी है उनमें ये कंसेप्ट है। तो आपको पढ़ेंगे तो आप ट्रिटाइज 16 कभी आपके कोर्स में है ही नहीं, किसी कोर्स में नहीं है, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। तो पढ़ नहीं पाएंगे तो आप उसके उस जिस्ट को समझ लीजिए कि लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट का पूरा सिद्धांत किस रूप में होता है, कि ऑर्गन में है, मेरिडियन में है, कहीं हो। तो अल्टीमेटली और यूज करने का तरीका यही है, फंडामेंटल नंबर 1, यूज दैट पॉइंट विच इज नियर टू मेरिडियन एट द पॉइंट ऑफ पेन या कुछ जहां प्रॉब्लम हो, नंबर 1। नंबर 2, डिजिटल पॉइंट कहीं है तो उनको यूज करिए, उससे जुड़े हुए कोई एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हो तो उनको यूज करिए। फिर आप बैक शू फ्रंट शू पॉइंट को यूज करिए, फिर यही वाले सिद्धांत यूज करिए। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हो तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का सिद्धांत यूज करिए। एक्यूट बीमारी हो, क्रॉनिक बीमारी हो तो आप जी क्लिफ्ट पॉइंट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट को यूज करिए। एनर्जी बहुत कम हो रही है तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट को तुरंत यूज कर लीजिए। ये सब करके, और ये सब सिद्धांत है, इन्हीं के आधार पर हम लोगों को अपनी थेरेपी बनानी है ना। थेरेपी मीन्स अब थेरेपी और प्रोटोकॉल, थेरेपी का प्रोटोकॉल खुद बनाना है, खुद, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए, अपने लिए बता रहा हूं, आपके लिए हो सकता है कोई पॉइंट उतना कारगर ना हो, जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट हैं, आपको हो सकता है एक ही प्रोटोकॉल बहुत कारगर हो और 3 बेकार हो। तो आपको अपने लिए यूज करना है, और जब पेशेंट के लिए होगा तो वो खुद ही बताएगा कि हमको अच्छा लग रहा है। प्लस मैं जो बार बार दे रहा हूं कि इन जो आप लोग बोलते हैं ना कि टोन्स डेट करें, इन्फ्लुएंस निकालना शुरू करिए। सब लोगों से बोल रहा हूं, इन्फ्लुएंस निकालना शुरू करिए अभी से। अभी से आप निकालेंगे तो आप 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आप पारंगत हो जाएंगे। बहुत समझ, अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करिए, उस पॉइंट को थोड़ा सा अपने जहां जो उंगली है उसको साफ रखिए, जिस उंगली को आप यूज करना चाहते हैं उसको साफ कर दीजिए, है ना, वो गंदी वंदी न हो उसको। और उस पॉइंट पर, जो पॉइंट है आपका, वहां पर रखिए दोनों उंगलियां, जैसे जैसे मेल फीमेल जैसे भी हो, उस उंगली को रखिए। आपको शुरू में समझ में नहीं आएगा तो आंखें बंद कर लीजिए, तो कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपको खुद लगेगा, अगर थ्रॉम्बिंग है, मतलब कहीं कुछ लग रहा है, कोई स्पंदन कहीं लग रहा है, तो जो उंगली वो आपकी हो, जो फिंगर हो, उसमें जो आपका पोल हो, उस पोल का पॉइंट लगेगा। अगर आपका ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल लग रहा है तो नॉर्थ में टोन लगेगा। अगर आप मेरा मेल का राइट वाला तो ये आपको सिडेट होगा, तो इसका मतलब साउथ पोल लगेगा, सिडेशन होगा। उसी तरह महिलाओं में जो लेडीज हैं उनमें अगर इंडेक्स, राइट इंडेक्स फिंगर पे होगा तो सिडेशन होगा। दोनों को यूज करिए, एक में देखिएगा तो आपको तेजी से मिलेगा, एक में बिल्कुल मिलेगा नहीं, जीरो, या एक में अगर मिलेगा तो बहुत हल्का मिलेगा और एक में तेजी मिलेगा। ये करके देखिए, आज से शुरू कर देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 6 महीना लगेगा मिनिमम, उतना तो लगना है कंसल्ट आपको एक्सपर्ट होने के लिए। फिर आप क्या करेंगे, फिर जैसे आप रखेंगे, आप आंख बंद करेंगे और आपको 1 मिनट में तुरंत मालूम हो जाएगा, अरे इसमें हो रहा है।
और बाद में जब आपकी एक्सपर्टाइज क्या हो जाएगी, यूं रखा तुरंत समझ गया, यूं रखा तुरंत समझ गया। ठीक है, इसको करना शुरू कर दीजिए। मैं सिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग खुद सीखा है, इसी तरह सीखा है। अब पेशेंट कम हो तब, पेशेंट अधिक है तो आप अपने घर में मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, उनका लगाइए। पेशेंट को जरूर नहीं कि आप 50 हो, पेशेंट तो एक ही चाहिए, तो आप उस पॉइंट पे लगाइए। कौन किस घर में कौन रोगी नहीं है? आजकल तो सभी हैं सर। आप कोई ना कोई आप देखिए, जहां मान लीजिए यहाँ पेन आया तो आपको ये तो देखना है कि वही सीडेट करें कि टोन करें। आपको वहां उस पॉइंट को आपको जो लग रहा है कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि मान लीजिए पेरिकार्डियम का P2 लगना है, तो P2 पे आप उंगली रखिए तो खुद बता देगा कि टोन सीडेट। बस उसको करना शुरू कर दीजिए। इसको अभी एक्सपर्टाइज करेंगे तो जानते हैं आपकी थेरेपी की हाइट बढ़ जाएगी। फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, आपने पॉइंट 10 लिखे हुए हैं, आपने टोन सीडेट कर दिया। जैसे YNM आप लोग कर रहे हैं, YNM में एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है, आप लोग मालूम है ना? जी जो लोग कौन कौन YNM यूज कर रहे हैं? कभी कभी मैं कर लेती हूँ। और कौन कर रहा है? नीतू जैन मैडम, दर्शन भट्ट जी, नहीं सर, मैं नहीं करती हूँ YNM के पॉइंट्स यूज। गरिमा, दर्शन जी नहीं करते? सर करते हैं कभी कभी। YNM में करते हैं ना, तो YNM में 8 घंटे की अपेक्षा एनर्जी जल्दी चेंज होती है। इसलिए YNM जो लोग करते हैं उनको इन्फ्रेस निकालना जरूरी है। वो अच्छा, ये मैं लेकिन बोल रहा सर एक चीज है कि जैसे मैंने यहाँ ND1 पर उंगली रखी, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स मतलब मिडिल फिंगर, तो मतलब पीठ में भी सेंसेशन हो रहा है, बाहों में भी हो रहा है, टांगों में भी हो रहा है, सब जगह एनर्जी जा रही है। नहीं, आपके उंगली में हो रहा है कि नहीं हो रहा उस पॉइंट पे? उंगली में, हाँ उंगली में भी हो रहा है। तो उंगली में अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके अगर राइट इंडेक्स में हो रहा है तो आपको सीडेट करना है वहां पर। ठीक है, अगर राइट इंडेक्स हो रहा है तो आपका सीडेट करना। लेडीज का लेफ्ट साउथ पोल है, सर मैंने लेफ्ट मिडिल फिंगर से किया है। तो लेफ्ट मिडिल फिंगर आपका वो नॉर्थ पोल है। जी, तो ये अगर इसमें मिल रहा है तो आपको टोन करना है, टोन करना है। ठीक, ओके सर जस्ट क्लेरिफिकेशन के लिए, तो पहले जो हमें वो पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा ना इन्फ्रेंस के लिए। हाँ। पेन कहीं पे भी हो बॉडी में, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मेरिडियन में कौन सा पॉइंट Exactly. जैसे अभी मैडम बोल रही हैं कि हमने YNM के पॉइंट लगाए तो आपको जीरो, आपको मालूम है कि अगर हम लोग बोलते हैं ऊपर 0, 1 बीच में और नीचे, तो आपने पॉइंट समझ लिया कि हमको इस मेरिडियन में 0 लगाना है। मान लीजिए आपने कहा 0 लगाना है, तो अब आप 0 को टोन करें कि सिलेक्ट करें, ये देखना है ना। तो हम उसके लिए कह रहे हैं कि 0 पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिया, उस पॉइंट की एनर्जी चेक कर लीजिए कि वो एनर्जी अधिक बोल रही है कम बोल रही है। अच्छा मान लीजिए आज कम है, एग्जाम्पल मान लीजिए आपने आज कम है तो आपने टोन कर लिया, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगले दिन आपने जब देखा तो ये एनर्जी बहुत तेजी से परिवर्तित होती है। कितने पॉइंट है? मल्टीपल पॉइंट है 0 में। भाई अगर यूबी मेरिडियन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूबी मेरिडियन है तो उसमें 22.5-23 का नंबर है, तो यानी 22 पॉइंट की एनर्जी एक में समाहित है। तो वही जैसे मेगा मेरिडियन हम लोग बोलते हैं, वही तो हो गई। तो वैसे ही मेगा हो गया इवेंट। तो उस मेगा इवेंट के लिए जब आप देखेंगे तो एनर्जी दूसरे दिन आपने एक दिन टोन किया, होता टोन हो गई जल्दी से, अब टोन हो गई, अब आपने फिर टोन कर दिया, तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। वो कहेंगे, आप खुद बोलेंगे, जिसको बोलेंगे वो कहेंगे अरे आज तो, कल तो बहुत बढ़िया था, आज अच्छा नहीं हुआ। तो आप उस दिन फिर करिए, क्योंकि ये एनर्जी बिल्कुल कोहेसिव, क्या बोलते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड एनर्जी है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें जरूर करना चाहिए, और में तो धीरे से बढ़ेगी। तो और मान लीजिए आप 1-2 दिन नहीं करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको 1 दिन कर रहे हैं और आपने 5 घंटे लगा दिया, 5-6 घंटे आपने बोल दिया कि लगाओ, और वो आया और दूसरे 12 घंटे बाद लौट के आया, वो तो लगी हुई है साहब। तो 12 घंटे उसने एनर्जी को टोन किया है, बराबर। तो उसमें हो सकता है वो टोनिफिकेशन अधिक एनर्जी बढ़ गई हो, अब उसको खराब लगेगा अगर आप टोन कर दोगे। अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसी पर।
ऐसा संस्थान ने पाया है, संस्थान के प्रोफेसर ने बताया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जी सर। संस्थान ने लेकिन पाया कि एक दिन के बाद एनर्जी चेंज हो गई और वो उसको जब उल्टा कर दिया गया तो ठीक हो गई। अच्छा तो सर, लेकिन वो जो प्रोटोकॉल संस्थान से कभी देते हैं, जो जैसे पेनक्रियास है तो आपको उसको 1 नंबर को ऑलवेज टोन करना है, सपोज पेनक्रियास एंड स्प्लीन का, तो वो कंटिन्यूस लगाते रहना है। जैसा बोलते हैं कि आप 1 महीना लगाओ, तो बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए एंड चेंज करना चाहिए। हाँ, अगर आप जानते हैं, अगर देखिए थेरेपिस्ट, आप थेरेपिस्ट हैं, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आपने देखा कि ये पॉइंट मुझे लगाना है और आपने देखा कि ये पॉइंट टोनिफिकेशन से अब मेरा काम नहीं चल रहा, उनको बता दीजिए कि सर इसमें अब हमने इन्फ्लुएंस देखा है, ये सिडेशन मांग रहा है, तो उनको बता दीजिए, फिर आप चेंज कर दीजिए। ठीक है सर, ओके, है ना? हाँ हम तो एक जिसका प्रोटोकॉल है उसी को बताइए। हाँ, आप ठीक। अपना प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप अपना प्रोटोकॉल लगा रहे हैं किसी पर, तो आपको ये बताना है उसको कि आपने देखा तो अपना चेंज कर लीजिए, लेकिन दूसरे प्रोटोकॉल के लिए पहले उनको बता दीजिए कि ये हो रहा, खुद ही चेंज कर देंगे वो कि आपने देखा है, सही देखा तो ठीक है। ऐसा है सर, मैंने अभी अभी बाईएनएम का एंटी मेरिडियन का मैंने 1 नंबर टोन किया तो, और ST44 एंड LI4 सीडेट किया है, दर्द काफी कम हो गया है अभी अभी में। गुड, सुधा पाठक को धन्यवाद दीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना रिंग फिंगर में लगाती हूँ बाद में, और जो आपने बताया, क्योंकि वो तो आसानी से लग जाते हैं, उसको थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ, सर को थैंक्स कहिए, सर के सपोर्ट में मैंने आपको कहा। हाँ भाई, सपोर्ट नहीं होता तो मैं भी डर रही होती बस बताने में। नहीं, मैंने आपके पॉइंट लगा लिया और सर का बताया ना, टोन कर लिया था। चलिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग अब इसको अपने विधा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को ज्ञान को बढ़ाना चाहिए कि नहीं? बढ़ाना चाहिए जी सर, बढ़ाना आपस चाहिए। में कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल। जी सर, अगर नहीं कम्युनिकेट करेंगे आपका ज्ञान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर। घट जाएगा सर वो तो। और अगर घटेगा तो अल्टीमेटली उसकी परिणति कहीं भी हो सकती है, जैसे जंग लग जाता है लोहे में, वैसे ही आपका ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान को बराबर परिष्कृत करिए। परिमार्जन परिष्कृत जानते हैं? आप अगर बर्तन न मांजे एक दिन तो खाना खा पाएंगे? नहीं सर। आपके घर में कोई बर्तन न मांजे एक दिन और कहे हम आप बिना मांजे वैसे आज खाना बनाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? तो उसी को शब्द, जो उसी का शब्द है, जो परिमार्जन, परिमार्जन में वही है मांजना, ठीक है। अब परिष्करण माने शुद्धिकरण, जैसे आग जला देते हैं और कहते हैं इसको पका दो, ठीक है। तो ये परिष्करण और शुद्धिकरण जो हो रहा है, परिमार्जन हो रहा है, ये आपको डेली, ब्रेन को भी, मेमोरी, जैसे ही आप किसी का नाम आप याद डेली बोलिए तो याद नहीं भूलेगा, और अगर 15 दिन बाद आएगा तो कहेंगे कौन आदमी है, मुझे यह नाम याद नहीं आ रहा। इसीलिए मेमोरी को रखिए। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हमको यही करना चाहिए, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। उसके लिए हमको अपनी मेमोरी को शार्पन करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को ट्रांसफर करना है, दूसरे को विज्ञानी बनाना है। एक साथ नहीं, हो सभी के हेतु हो अगर मेरा उदय भी, मेरा उदय हो तो सभी के लिए एक शुक्र हो, सभी लोग का उदय हो, तभी हम लोग का सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज के शुभ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। नमस्ते। मैडम सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास थी। सुधा मैडम, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर, प्रणाम सर। मैडम